बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 46 है रिपोर्ट्स बाय कलेक्टर्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। द कोर्ट में कॉल अपॉन द कलेक्टर और अपॉन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द कोर्ट फॉर ए रिपोर्ट ऑन एनी मैटर अराइजिंग इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट एंड ट्रीट द रिपोर्ट एज एविडेंस। यानी कोर्ट जो है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स, वो कलेक्टर को या सबऑर्डिनेट कोर्ट को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह सकती है इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट एंड ट्रीट द रिपोर्ट एज एविडेंस। कोई भी प्रोसीडिंग जो है अराइज होती है, कोई भी मैटर जो है वो सामने आता है इस एक्ट के तहत, तो कोर्ट जो है वो कलेक्टर को या अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह सकती है एंड ट्रीट द रिपोर्ट एज एविडेंस। और कोर्ट ऑफ वार्ड जो है इस रिपोर्ट को एज ए एविडेंस ट्रीट करेगी। सब सेक्शन 2 है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट द कलेक्टर और द जज ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट एज द केस में बी shall make such inquiry as he deems necessary। तो इस रिपोर्ट को तैयार करने के मकसद के लिए जो कलेक्टर होगा या सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो जज होगा वो जो बेहतर समझेगा अपनी इंक्वायरी के लिए वो करेगा। एंड मे फॉर द पर्पज ऑफ द इंक्वायरी एक्सरसाइज एनी पावर ऑफ कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ ए विटनेस टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट which is conferred on a court by the Code of Civil Procedure 1908। और वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा इंक्वायरी के लिए, जो पावर्स उसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत कॉन्फर की जाएंगी, उन पावर्स को एक्सरसाइज करेगा ताकि वो जो विटनेस है उसको कंपेल कर सके कि वो कोर्ट में हाजिर हो और एविडेंस दे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे। इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो कलेक्टर या सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो जज है वो जितना रिक्वायर्ड हो, जितना नेसेसरी हो, उस हद तक पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए और अपनी इंक्वायरी के लिए जो पावर्स कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत उसे कॉन्फर की गई हैं, ताकि वो विटनेस को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए या एविडेंस देने के लिए कोर्ट में उसकी अटेंडेंस को कंपेल कर दे, यानी वो लाजमी तौर पर कोर्ट में हाजिर हो एविडेंस देने के लिए या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो इन पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है कलेक्टर या सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज, विच इज़ कॉन्फर्ड ऑन ए कोर्ट बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत उसे पावर्स दी जाएंगी। इसके बाद सेक्शन 47 है ऑर्डर्स अपीलेबल, यानी वो ऑर्डर्स जो अपीलेबल हैं। एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय ए कोर्ट। ये नीचे वो तमाम ऑर्डर्स हैं जिनके खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट में जाएगी। सबसे ए है अंडर सेक्शन 7 अपॉइंटिंग और डिक्लेयरिंग और रिफ्यूजिंग टू अपॉइंट और डिक्लेयर अ गार्डियन। सेक्शन 7 के तहत अगर किसी भी गार्डियन को अपॉइंट किया जा रहा है या डिक्लेयर किया गया है या उसकी अपॉइंटमेंट या उसको डिक्लेयर करने से रिफ्यूज़ किया गया है, तो इस ऑर्डर के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में जाएगी। अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 रिटर्निंग एन एप्लीकेशन। अगर किसी ने एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में दी थी कि उसको गार्डियन अपॉइंट किया जाए या डिक्लेयर किया जाए या किसी और पर्सन को गार्डियन अपॉइंट या डिक्लेयर किया जाए, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है वो रिटर्न कर दी गई है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, तो इस ऑर्डर के खिलाफ भी अपील हाई कोर्ट में होगी। और अंडर सेक्शन 25 मेकिंग और रिफ्यूजिंग टू मेक एन ऑर्डर फॉर रिटर्न ऑफ वार्ड टू द कस्टडी ऑफ हिज गार्डियन। यहाँ सेक्शन 25 के तहत जो है कोर्ट ने जो वार्ड गार्डियन की कस्टडी में रिटर्न करना था उसको ऑर्डर को रिफ्यूज़ कर दिया हो या ये ऑर्डर जारी किया हो कि वार्ड को गार्डियन की कस्टडी में दे दिया जाए। यानी कोर्ट ऑफ वार्ड जो है वो ये ऑर्डर करे कि वार्ड को गार्डियन की कस्टडी में दे दिया जाए या वो ये ऑर्डर करे कि वार्ड को गार्डियन की कस्टडी में ना दिया जाए। तो इन दोनों ऑर्डर्स की सूरत में अंडर सेक्शन 25 जो है जो ये ऑर्डर किया जाएगा, इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में होगी। Under section 26, refusing leave for the removal of a ward from the limits of the jurisdiction of the court or imposing conditions with respect thereto। अगर सेक्शन 26 के तहत अगर गार्डियन जो है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की लिमिट से वार्ड को रिमूव करने के लिए इजाज़त चाहता है
लेकिन उसकी लीव को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, और इम्पोजिंग कंडीशन विद रिस्पेक्ट देयर टू, या उसके साथ कोई कंडीशंस जो हैं वो अटैच कर दी जाती हैं, तो इस आर्डर के खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट में होगी। अंडर सेक्शन 28 और सेक्शन 29, सेक्शन 28 और 29 में हमने पढ़ा था कि गार्डियन जो है वो सेल कर सकता है, प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है, चार्ज कर सकता है, लीज या मॉर्गेज कर सकता है, लेकिन इसके लिए कोर्ट की डायरेक्शन या कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है। अंडर सेक्शन 28 और सेक्शन 29, रिफ्यूजिंग परमिशन टू अ गार्डियन टू डू एन एक्ट रेफर टू डू इन द सेक्शन, यानी सेक्शन 28 या 29 के तहत परमिशन जो गार्डियन रिक्वायर करता है कोर्ट से, अगर उसकी परमिशन को रिफ्यूज़ कर दिया जाए कोई भी काम करने के लिए, यानी गार्डियन जो है वो परमिशन मांगता है कोई काम करने के लिए कोर्ट से, तो कोर्ट जो है वो उसकी परमिशन को रिफ्यूज़ कर देती है, तो इस आर्डर के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में होगी। आर अंडर सेक्शन 32, डिफाइनिंग, रेस्ट्रिक्टिंग और एक्सटेंडिंग द पावर्स ऑफ द गार्डियन, यहाँ सेक्शन 32 के तहत अगर जो गार्डियन की पावर्स हैं उनको डिफाइन किया गया हो या रेस्ट्रिक्ट किया गया हो या एक्सटेंड किया गया हो, तो इस आर्डर के खिलाफ अपील भी हाई कोर्ट में होगी। अंडर सेक्शन 39, रिमूविंग अ गार्डियन, 39 के तहत अगर गार्डियन को रिमूव किया गया हो तो इस आर्डर के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में होगी। अंडर सेक्शन 40, रिफ्यूजिंग टू डिस्चार्ज अ गार्डियन, या किसी गार्डियन को डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया गया हो 40 सेक्शन के तहत, तो भी हाई कोर्ट में अपील होगी। अंडर सेक्शन 43, रेगुलेटिंग द कंडक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ ए गार्डियन और सेटलिंग अ मैटर इन डिफरेंस बिटवीन जॉइंट गार्डियंस आर एनफोर्सिंग द आर्डर, सेक्शन 43 के तहत अगर गार्डियन की जो प्रोसीडिंग है या उसका जो कंडक्ट है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई आर्डर इशू किया गया है, और सेटलिंग ए मैटर इन डिफरेंस बिटवीन जॉइंट गार्डियंस आर इन्फोर्सिंग द आर्डर, यहाँ अगर जॉइंट गार्डियंस हों और उनमें वार्ड की वेलफेयर के हवाले से कोई इख्तलाफ आ जाए और उन इख्तलाफ के ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट में कोई अपील वगैरह जो है वो फाइल करते हैं, ताकि कोर्ट जो है वो अपनी डायरेक्शन दे इस हवाले से कि इस सूरत हाल में जो है वो क्या किया जाए, तो कोर्ट उस पर कोई आर्डर जारी करती है, लेकिन उस आर्डर के खिलाफ अगर कोई पार्टी यानी गार्डियंस में से कोई अपील करना चाहता है तो वो हाई कोर्ट में होगी। अंडर सेक्शन 44 और सेक्शन 45, इम्पोजिंग अ पेनल्टी, सेक्शन 44 या सेक्शन 45 के तहत अगर किसी किस्म की कोई भी पेनल्टी इम्पोज होती है, यानी गार्डियन को किसी किस्म की कोई भी सजा मिलती है, तो इसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में होगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज प्रेफर्ड इज पास्ड बाय एन ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द अपील शैल लाई टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसमें शर्त यह है कि अगर आर्डर जो है जिसके खिलाफ अपील की गई है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसकी तरफ से अगर वो आर्डर पास है, तो फिर अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, यानी फिर अपील हाई कोर्ट की बजाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी अगर आर्डर जो है वो उस कोर्ट ने पास किया हो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट हो। इसके बाद सेक्शन 48 है, फाइनलिटी ऑफ अदर ऑर्डर्स, save as provided by the last foregoing section and by section 115 of the Code of Civil Procedure 1908, an order made under this act shall be final and shall not be liable to be contested by suit or otherwise, यानी सवाए सेक्शन 115 of the Code of Civil Procedure 1908 and last foregoing section, यानी section 47 of the Guardian Wars Act and section 115 of the Code of Civil Procedure 1908, इन दो सेक्शंस के अलावा कोई भी आर्डर जो है वो इस एक्ट के तहत होता है, एन आर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी फाइनल, तो वो आर्डर जो है वो फाइनल होगा, एंड शैल नॉट बी लायबल टू बी कंटेस्टेड बाय सूट और अदरवाइज, और उस आर्डर को सूट के जरिए कंटेस्ट नहीं किया जाएगा या किसी भी और तरीके से या किसी भी और जरिए से उसको कंटेस्ट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 49 है कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ गार्डियन और अदर पर्सन in the civil jail shall subject to any rules made by the High Court under this Act be in the discretion of the court in which the proceeding is had,
इस एक्ट के तहत अगर कोई भी प्रोसीडिंग वगैरह स्टार्ट होती है तो उसके जो अखराजात हैं, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ए गार्डियन और अदर पर्सन इन द सिविल जेल, यहाँ अगर गार्डियन जो है वो कोई भी अनलॉफुल एक्ट करता है या माइनर की प्रॉपर्टी को या माइनर को अगर नुकसान पहुंचाता है या कोर्ट में उसको पेश नहीं करता, कोई भी यानी इलीगल एक्ट करता है, तो उसके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाएगा उसको सिविल जेल में डिटेन किया जाएगा। तो उसके जो अखराजात होंगे या इस एक्ट के तहत कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी उसके जो अखराजात होंगे, शैल सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट के तहत हाई कोर्ट ने जो भी रूल्स बनाए होंगे उनके मुताबिक जो है वो अखराजात को पूरा किया जाएगा। बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट इन विच द प्रोसीडिंग इज हैड। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जिस कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी, जिस कोर्ट में प्रोसीडिंग जो है वो कंटिन्यू थी, उस कोर्ट की डिस्क्रिप्शन को भी मद्देनज़र रखा जाएगा, यानी कि वो कोर्ट जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करेगी कास्ट के मैटर के हवाले से। सेक्शन 50 है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, यानी हाई कोर्ट के पास जो है वो पावर है कि वो रूल्स बना सकती है। किन मैटर्स के रिलेटेड? ये मैटर्स जो हैं वो इसमें बताए गए हैं। इन एडिशन टू एनी अदर पावर टू मेक रूल्स कॉन्फर्ड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय दिस एक्ट, द हाई कोर्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। यानी जो रूल्स उसने पहले बना चुकी है हाई कोर्ट, इसके अलावा भी अगर टाइम टू टाइम जो है वो ज़रूरत हो रूल्स बनाने की जो इस एक्ट के कंसिस्टेंट हो, यानी इस एक्ट के मुताबिक हो, तो वो रूल्स बना सकती है इन मैटर्स के रिलेटेड जो ये नीचे बयान किए गए हैं। पॉइंट ए है एज टू द मैटर्स रिस्पेक्टिंग विच एंड द टाइम एट विच रिपोर्ट्स शुड बी कॉल्ड फॉर फ्रॉम कलेक्टर्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्लास ए में है कि उन मैटर्स के रिलेटेड रूल्स बनाए जा सकते हैं जिसमें रिपोर्ट्स जो है वो कलेक्टर से डिमांड की जाती है या सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो है वो रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए या रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाता है। इन मैटर्स के रिलेटेड जो है वो रूल्स हाई कोर्ट बना सकती है जो रूल्स इस एक्ट के यानी गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के कंसिस्टेंट होंगे, मुताबिक होंगे। क्लास बी है एज टू द अलाउंसेज टू बी ग्रांटेड टू एंड द सिक्योरिटी टू बी रिक्वायर्ड फ्रॉम गार्डियंस एंड द केसेस इन विच सच अलाउंसेज शुड बी ग्रांटेड। और जो भी अलाउंस ग्रांट किया जाएगा गार्डियन को, या जो भी गार्डियन जब पर्सन कोई भी अपॉइंट होता है या डिक्लेयर होता है तो उससे सिक्योरिटी ली जाती है, उससे बॉन्ड्स वगैरह लिए जाते हैं ताकि कल को अगर वो माइनर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए तो उसके नुकसान का अजाला हो सके। तो उस गार्डियन से जो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड की जाती है या जो उसको अलाउंस दिया जाता है उसकी ड्यूटीज़ के परफॉर्मेंस के इवज, तो इस मैटर्स के रिलेटेड भी जो है वो हाई कोर्ट रूल्स बनाएगी। ये रूल्स इस एक्ट के कंसिस्टेंट होंगे। क्लास सी है एज टू द प्रोसीजर टू बी फॉलोड विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशंस ऑफ गार्डियंस फॉर परमिशन टू डू एक्ट्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 28 एंड 29। 28 और 29 में हमने पढ़ा था कि गार्डियन जो है वो वार्ड की प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, लीज करने के लिए, मॉर्गेज करने के लिए या उस पर चार्ज करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, इन तमाम ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो कोर्ट से इजाज़त लेगा या कोर्ट की डायरेक्शन लेगा। कोर्ट से प्रीवियस परमिशन के बगैर या कोर्ट की डायरेक्शन लिए बगैर वो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। तो इसमें यह है कि एज टू द प्रोसीजर टू बी फॉलोड विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ गार्डियंस आर फॉर परमिशन, तो जो भी अगर वो सेल करना चाहता है या जो है वो चार्ज उस पर करना चाहता है, मॉर्टगेज या लीज वगैरह करना चाहता है, जो सेक्शन 28 और 29 में मैटर्स बताए गए हैं, उन मैटर्स के रेलिवेंट रूल हाई कोर्ट जो है वो बना सकती है। एज टू द सर्कमस्टेंसेज in which such requisitions as are mentioned in clause A, B, C and D of section 34 should be made। जो भी सेक्शन 34 की क्लास A, B, C और D में मैटर्स डिस्कस किए गए हैं और जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं उसमें इन मैटर्स के रिलेटेड भी हाई कोर्ट रूल्स बना सकती है। सेक्शन 34 में है कि जो भी प्रॉपर्टी वार्ड की रिसीव होगी गार्डियन को, उसके रेलिवेंट स्टेटमेंट वगैरह देगा और उसके अकाउंट्स वगैरह जो भी होंगे, उसका बैलेंस जो होगा ड्यू, वो कोर्ट के सामने अकाउंट्स एग्जिबिट करेगा। इसके साथ साथ अगर माइनर की जो है कोई भी उसकी कम्युनिटी की या माइनर की सेरेमनी वगैरह जो है होती है तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए भी जो है वो
अखराजात जो है वो करेगा गार्डियन। तो उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी एडवांसमेंट ऑफ द वार्ड के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ये तमाम जो भी मैटर्स होंगे उनको ये खुद डील करेगा। तो इन तमाम मैटर्स के रिलेटेड जो है हाई कोर्ट रूल्स बनाएगी और ये रूल्स इस एक्ट के कंसिस्टेंट होंगे। इसके बाद क्लास ई है एज टू द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स डिलीवर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय गार्डियंस। और जो भी अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स वगैरह डिलीवर की जाएंगी या एग्जीक्यूट की जाएंगी गार्डियन की तरफ से कोर्ट में, या कोर्ट अगर कोई पर्सन अपॉइंट करती है तो उस पर्सन के सामने प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट या अकाउंट्स वगैरह डिलीवर या एग्जीक्यूट किए जाएंगे, तो इन मैटर्स के रिलेटेड भी रूल्स हाई कोर्ट बना सकती है। इसके बाद क्लास एफ है एज टू द इंस्पेक्शन ऑफ दो स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स बाय पर्सन्स इंटरेस्टेड। और उन पर्सन की तरफ से जो इंटरेस्टेड हों इस मैटर में, कि जब स्टेटमेंट्स वगैरह जो हैं दी जाती हैं या अकाउंट्स वगैरह एग्जिबिट किए जाते हैं, तो उनकी इंस्पेक्शन के लिए भी जो उनकी इंस्पेक्शन का जो मैटर होगा, इस मैटर के रिलेटेड भी रूल्स हाई कोर्ट बना सकती है। यानी जब अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स कोर्ट के सामने पेश की जाएंगी तो उनकी इंस्पेक्शन के लिए जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होंगे उनकी तरफ से उनकी इंस्पेक्शन होगी। तो वो इंस्पेक्शन कैसे की जाएगी, इस मैटर को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, इस मैटर के रिलेटेड हाई कोर्ट रूल्स बना सकती है। इसके बाद क्लास एफ है एज टू द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 34A। सेक्शन 34A के तहत अकाउंट्स का जो ऑडिट होगा इसके रेलिवेंट जो है वो रूल्स बनाए जा सकते हैं। द क्लास ऑफ पर्सन हु शुड बी अपॉइंटेड टू ऑडिट अकाउंट्स, वो क्लास जिस क्लास में से पर्सन एक अपॉइंट किया जाएगा कि वो अकाउंट्स को ऑडिट करे, इसके रेलिवेंट रूल्स बनाए जा सकते हैं। एंड द स्केल्स ऑफ रेम्यूनरेशन टू बी ग्रांटेड टू देम, और जो रेम्यूनरेशन ग्रांट की जाएगी उनको, उसके रिलेटेड भी रूल्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। एज टू द कस्टडी ऑफ मनी एंड सिक्योरिटीज फॉर मनी बिलोंगिंग टू वार्ड्स, जो प्रॉपर्टी या मनी वार्ड्स की है उसकी कस्टडी के हवाले से रूल्स बनाए जा सकते हैं, और मनी की जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी रूल्स बनाए जा सकते हैं। एज टू द सिक्योरिटीज ऑन विच मनी बिलोंगिंग टू वार्ड्स मे बी इन्वेस्टेड, यानी जो भी प्रॉपर्टी गार्डियन के हवाले की जाएगी वार्ड की प्रॉपर्टी, और उसके बदले में उससे कुछ सिक्योरिटी वगैरह बॉन्ड्स वगैरह तलब किए जाएंगे, तो इनके हवाले से रूल्स हाई कोर्ट बना सकती है। इसके बाद क्लास एच है एज टू द सिक्योरिटीज ऑन विच मनी बिलोंगिंग टू वार्ड मे बी इन्वेस्टेड, यानी जो भी मनी वार्ड्स के बिलोंग में होंगी, जो भी वार्ड्स की मनी होगी या प्रॉपर्टी होगी, और सिक्योरिटीज जो उस पर हासिल की जाएंगी या बॉन्ड्स हासिल किए जाएंगे गार्डियन से, उसके रेलिवेंट रूल्स बनाए जाएंगे। पॉइंट आई है एज टू द एजुकेशन ऑफ वार्ड्स फॉर होम गार्डियंस नॉट बीइंग कलेक्टर्स हैव बीन अपॉइंटेड आर डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। और जो गार्डियन होगा वार्ड्स की एजुकेशन का जो मैटर होगा उसके लिए वो क्या जो है वो काम करेगा, कौन कौन से एक्ट्स करेगा, इसके रेलिवेंट भी हाई कोर्ट रूल्स बनाएगी। नॉट बीइंग द कलेक्टर्स, और वो गार्डियन जो है वो कलेक्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई सिविल पर्सन जो है वो एज ए गार्डियन अपॉइंट हो। हैव बीन अपॉइंटेड या डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, और कोर्ट की तरफ से वो अपॉइंटेड या डिक्लेयर्ड हो लेकिन वो गार्डियन ना हो, तो फिर वो वार्ड की एजुकेशन के लिए कौन कौन से एक्ट्स करेगा, इन मैटर्स के रिलेटेड भी हाई कोर्ट रूल्स बना सकती है। जनरली फॉर द गाइडेंस ऑफ द कोर्ट्स इन कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, और इस एक्ट को कैरी आउट करने के लिए, यानी इस एक्ट पर अमल करने के लिए कोर्ट्स की गाइडेंस के लिए भी हाई कोर्ट रूल्स बना सकती है। सबसेक्शन 2 है रूल्स अंडर क्लासेस ए एंड आई ऑफ सबसेक्शन 1, यानी जो पीछे क्लास ए और क्लास आई पढ़ा है हमने सबसेक्शन 1 का, शैल नॉट हैव इफेक्ट अंटिल दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जब तक ये दो क्लासेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड नहीं होंगे तब तक ये अफेक्ट नहीं रखेंगे, यानी तब तक ये अफेक्ट जो है वो इनका नहीं होगा। नॉट शैल एनी रूल अंडर दिस सेक्शन हैव अफेक्ट अंटिल इट हैज बीन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। और जितने भी इसमें हमने क्लासेस ए से लेकर क्लासेस जे तक हमने पढ़े हैं, इनमें से कोई क्लास भी जो भी मैटर्स इसमें डिस्कस किए गए हैं उन तमाम मैटर्स के रिलेटेड रूल्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगे, यानी वो एनफोर्स्ड नहीं समझे जाएंगे जब तक वो
ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश ना हो जाएं। यानी पहले ये तमाम रूल्स जो इस मैटर्स के रिलेटेड बनाए जाएंगे ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश्ड होंगे, फिर इसके बाद जो है वो इनकी लीगल जो है वो फोर्स समझी जाएगी, कंसीडर की जाएगी, यानी फिर जो है ये अप्लाई होंगे। सेक्शन 51 से 53 तक जो है वो रिपील हो चुके हैं। तो ये आज हमारा द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है।